दोस्तों, मैं उमेश कुमार आगे हूँ फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर शिवपुर जो भी क्लास 9th और 10th के लिए है, लेकिन कुछ मोटिवेशन क्लास 11th और 12th वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पर मिलता है। आज डिस्कस करेंगे हम साइंस का सिलेबस, टू दी पॉइंट, टू दी चैप्टर्स, एक एक चीज़ बिल्कुल डिस्कस करेंगे। और इस सेशन में हम जानेंगे कि आखिर साइंस का सिलेबस बचे हुए 2-3 हफ्तों में कैसे तोड़ा जा सकता है, कैसे उसको किया जा सकता है। अगर आपने ये चीज़ें कर ली तो जाहिर सी बात है आप अच्छे नंबर जो होंगे साइंस में आप ग्रैब कर पाओगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं या फिर 12th में है, जो उन्हीं के लिए भी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप फंडा सेम अप्लाई करेंगे 11th में एज वेल एज 12th में। 11th का तो बोर्ड एग्जाम होता नहीं, लेकिन 12th वाले बच्चे जो भी हैं वो फंडा यही अप्लाई करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बायो का सिलेबस। जो बायोलॉजी में क्लास 10th के लिए सिलेबस है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी मार्क्स गेनिंग का है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि आखिर बायो में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आने वाले दिनों में, जो कि बोर्ड के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बने। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे बायो का सिलेबस, टू दी चैप्टर्स, टू दी पॉइंट एंड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें कितने दिनों में कितने घंटे लग के पढ़ें, वो हम इस बात पर डिस्कस करेंगे। जो भी बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको लगातार वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और टाइम से टाइम जो आपकी छोटी मोटी स्ट्रेटजी होती है वो आपको मिलती रहे। प्लस इस चैनल पर भी क्लासें भी होती हैं, कुछ समय निकाल के हम लोग आते हैं इस चैनल पर और क्लास करते हैं। इसलिए जो भी बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों में, ताकि उनको भी ये चीज़ें मिल पाए। स्टार्ट करते हैं कि आखिर क्या होगी बायो की स्ट्रेटजी। सबसे पहला टॉपिक है बायो, फिर करेंगे हम फिजिक्स, थर्ड जो केमिस्ट्री ज़्यादा बोरिंग होती है उसको करेंगे, क्योंकि बायो फिर उसके बाद फिजिक्स फिर केमिस्ट्री। ये अगर फड्डा आपने इस प्रकार से कर लिया और टाइम दे दिया तो आप अच्छे से नंबर और मार्क्स जो भी है ग्रेफ्ट कर पाओगे। करते हैं बायो का सिलेबस। अगर आपने अभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा ना, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है। जो भी बच्चे नए हैं प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम देखेंगे कि कैसे हम किस सब्जेक्ट को सबसे पहले प्रायोरिटी दें। तो मेरे हिसाब से आप अगर बोर्ड में अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपने हिसाब से चूज़ करिए कि क्या आपको अच्छा लगता है। लेकिन आपको तब भी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या चूज़ करें, क्या हम पढ़ें, सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, तो आप मेरे हिसाब से पहला जो सब्जेक्ट आएगा वो बायो का ही उठाइएगा। क्योंकि बायो में चैप्टर्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, बायोस में जो चैप्टर्स होते हैं तो पहला आता है इसमें लाइफ प्रोसेस। क्या आता है? लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर्स की खास बात यह है कि इसमें बस आपको समझना है, ज़्यादा नहीं कुछ करना है, बस समझना है, उसको लर्न करना है, थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट आपको डेवलप करने हैं ना। इसमें कैलकुलेशन है, डायग्राम पे थोड़ा आपको ध्यान देना है, ठीक है। बायो एक ऐसा सिलेबस है, एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको आप अच्छे से समझ लिया और उसको लर्न कर लिया और बार बार रिवाइज कर लिया तो आपके मार्क्स कहीं नहीं गए। जो भी बच्चे टॉप करते हैं तो सबसे पहले बायो को अच्छी प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि ये इज्जत वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि बायो को चाहिए फुल इज्जत। केमिस्ट्री को भी चाहिए, फिजिक्स को भी चाहिए फुल इज्जत, लेकिन बायो ये कहता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा अगर पढ़ोगे तो आपको उतना ज़्यादा याद होगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस लिखना ही है और आपको याद करना है। तो मेरे हिसाब से लाइफ प्रोसेस पे पहले कमांड बनाइए। लाइफ प्रोसेस के बाद आप चैप्टर करेंगे दूसरा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आप इसमें हम बॉडी के बारे में पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी किस प्रकार से रिएक्ट करती है, किस प्रकार से उनको कंट्रोल करेंगे और साथ साथ में किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन करती है। ये सब टॉपिक्स इसके निपटाइए आप, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको मल्टीपल टाइम से रिवाइज करिए। बस बायो में बस इतना ही कहूँगा कि अगर आपने अभी भी तक कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो आप समय निकाल के इस पर ध्यान दीजिए। समय आप निकालेंगे और एक एक चैप्टर आप निपटाएंगे तो आप अच्छी महारत कर सकते हैं। अब बात आती है कि भैया या सर आप बताइए कि इसमें कैसे हम टाइम निकालें। तो मेरे हिसाब से एक चैप्टर में आपको 2 घंटे या 3 घंटे देना चाहिए। आप 2 घंटे अगर दे देंगे, एक चैप्टर्स पे आप 2 घंटे दे देंगे तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो 2 घंटे काफ़ी ज़्यादा होते हैं मेरे हिसाब से, तो आप 2 घंटे चैप्टर दीजिए, फिर उसको शाम को रिवाइज़ कीजिए, फिर उसको सुबह भी रिवाइज़ कीजिए। अगर आपने एक चैप्टर को 2 घंटे दे दिया और प्लस में 2 घंटे और दे दिए लर्निंग के लिए, तो आपका चैप्टर सॉलिड बन जाएगा। सॉलिड का मतलब है
कि आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और जो ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं लर्न करने के लिए, उनको आप 2 घंटे निकालिए। अगर 2 घंटे सुबह भी आपने कर लिया, 2 घंटे शाम को, तो आपका एक चैप्टर ये हो जाएगा साइड से बिल्कुल, ये हो गया। अब भैया मुझे क्या करना है ना, अब मुझे दूसरा वाला चैप्टर पढ़ना है। क्या करना है? दूसरा वाला चैप्टर पढ़ना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक वीडियो देखूंगा। अगर क्लास में टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है तो एक यूट्यूब से आप कोई अच्छी वीडियो देख लीजिए, है ना, या समझ लीजिए। आपने जिससे ट्यूशन ले रखी है उससे एक बार समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना स्कूल वाले टीचरों से बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कुछ टीचर ऐसे भी स्कूल में आ जाते हैं कि उनको ज़्यादा अच्छे से समझाना नहीं आता है। तो आप क्या करिए, अगर आपके पास अच्छा सोर्स नहीं है तो बढ़िया से आप एक यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, या फिर आपने ट्यूशन ले रखी है कहीं पड़ोस से या किसी घर से, ठीक है, या किसी टीचर से ले रखी है, तो आप वहाँ जाके इस चैप्टर को अच्छे से समझ लीजिए। अब क्या करूँगा ना, इस चैप्टर को समझने के बाद आप क्या करोगे, इसको बार बार मल्टीपल टाइम से रिवाइज कर लेंगे। आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गए। अब क्या करोगे, घर पे जाके आप अपने एक बार पढ़ोगे, फिर इसको जो भी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं उनको अच्छे से देखोगे और रिवाइज करोगे, बार बार उनके बारे में पढ़ोगे। और कुछ टीचर जब आपको पढ़ाएगा ना तो कुछ डायग्राम आपको बताएगा, है ना, डायग्राम, वो उसको आप 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस कीजिए। तो मेरा कहने का मतलब है, बायो में हमारा पहला चैप्टर भी निपट गया और दूसरा चैप्टर कितने दिन लगे, 2 दिन लगे, है ना। एक दिन मान लिया लाइफ प्रोसेस निपटा लिया, दूसरा दिन आपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन निपटा लिया। अब तीसरे दिन में आप क्या करोगे ना, ये वाला तीसरे दिन में आप क्या करोगे, हाउ आता है चैप्टर नंबर 3, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस्ड, है ना। अब इसमें क्या करोगे, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में आपके इस चैप्टर काफ़ी सिंपल है, क्योंकि इसमें आपको पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको एजेस के बारे में पढ़ना है, प्यूबर्टी और जितनी भी चीज़ें, सब टॉपिक्स हैं। आज जब आप स्टूडेंट हो तो आपको पता है, जब आपको टीचर कोई पढ़ाएगा तो आपको कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट बताता है, उस पर आपको कमांड देनी है। तो बात समझ में आ गई, चीज़ों को कितने घंटे पढ़ने हैं, कितने घंटे नहीं पढ़ने, ये भी क्लियर हो गया। कितना समय देना, कितना नहीं देना है, वो भी क्लियर हो गया। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये भी समझ गया। मतलब आप दिन में बायो को, अगर आप सिस्टमेटिक वे से चल रहे हैं, आप सबसे पहले क्या करें, अगर आपका जहाँ पढ़ने वाला सिस्टम बना है, सबसे पहले बायो का सिलेबस रखिए साइड से, ठीक है। केमिस्ट्री और फिजिक्स को अभी लीव करो, ठीक है। बायो का रखिए। आप 2 घंटे या 1 घंटे ट्यूशन में पढ़ते हो, उसको समझ लीजिए, क्योंकि आप वन शॉट पढ़ोगे तो बहुत जल्दी से हो जाएगा। फिर उसको घर पे आके आप 2 घंटे सुबह पढ़िए, 2 घंटे शाम को पढ़िए, ठीक है। जैसे मान लिया आज पूरा दिन हुआ, मैंने क्या किया, अपने टीचर से समझ लिया, ठीक है। अब मैंने घर पे भी 2 घंटे रिवाइज कर लिया, फिर उसके अगले दिन सुबह भी रिवाइज कर लिया, आपका पूरा चैप्टर निपट गया। अगले दिन आपने दूसरा चैप्टर भी ऐसा सिस्टम अपनाया जैसे आपने प्रीवियस डे में निपटाया था, किया था। तो आप वैसे कीजिए कि यहाँ पे फिर मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर लिया। अब तीसरे दिन में क्या किया, उसको आपने वही फंडा अपनाया था, है ना, उसको भी कर लिया, आपने याद कर लिया। तीसरे दिन में हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसको भी आप उसी प्रकार से करिए जिसने आपने 2 दिन बिताए हैं। किस पे बिताए हैं, लाइफ प्रोसेस पे और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे। अब हाउ डू ऑर्गेनिज्म पे भी आपने काम कर लिया। अब जो 4th चैप्टर बचेगा वो बचेगा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन वाला, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ये भी बहुत अच्छा है। इसमें आपको ये बता देते हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं है, आपसे पेरेंट्स से संबंधित है ना, और इसमें प्लांट वाला वो टॉपिक सब इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हेरिडिटी की कैसे क्या होता है, क्या क्या नहीं, है ना, एवोल्यूशन क्यों हो रहा है। अगर जो भी पार्ट कट है उसको लीव कीजिए अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, और बाकी जो टॉपिक सब टॉपिक्स उस पर कमांड कीजिए। तो मेरे हिसाब से आपने 4 दिन में 4 चैप्टर कर लिए सिर्फ बायो के। कितने? 4 चैप्टर। पहला भी कर लिया, दूसरा भी कर लिया, तीसरा कर लिया, 4th भी कर लिया। अब जो आता है चैप्टर 5th, वो आता है आवर इन्वायरमेंट। कौन सा आता है? आवर इन्वायरमेंट, जो कि बायो का कौन सा चैप्टर है? 5th चैप्टर है। आवर इन्वायरमेंट एक ऐसा चैप्टर है जो कि बायोलॉजी ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है। इसमें कुछ नहीं पढ़ना, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है, और आपका इकोसिस्टम वगैरह क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये सारी बातें पढ़नी है। तो मेरे हिसाब से इस पे आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी, समझते हुए वन शॉट रिवीजन आप 1-2 घंटे लगा सकते हैं। बाद में जो आपका टाइम बचता है वो लर्निंग के लिए कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई कि आप बायो का सिलेबस आप कैसे कवर करेंगे। और जो लास्ट चैप्टर बचता है वो आता है नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स एक ऐसा है, ये भी ज्योग्राफी से संबंधित है। मेरे हिसाब से आई होप ये 2 चैप्टर्स हैं ना, वो एक दिन में तो नहीं, आप 2 दिन में कम्प्लीटली निपटा सकते हैं, अच्छे से निपटा सकते हैं, और बार बार इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपने 5 दिन में ये बायो का सिलेबस निपटा लिया, 5 या 6 दिन में बायो का सिलेबस निपटा लिया, फिर आपकी बारी आती है फिजिक्स की।
अब फिजिक्स से जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा बायो में क्या होता है। आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हो, अच्छे से याद कर लेते हो, तो आने वाले एग्जाम के दिन में आप एक बार वन शॉट देखेंगे और अच्छे से उसको रिवाइज करेंगे और मल्टीपल क्वेश्चन लगाएंगे या याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद होगा, क्योंकि आपने 5 दिन एग्जाम के 2-3 हफ्ते पहले आपने 5 दिन बिता दिए हैं किस पे, बायो सब्जेक्ट पे। अब आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी जब मेन एग्जाम आएगा। ध्यान रखें इस बात का, डायग्राम पे ज़्यादा फोकस दें इस पे, ताकि आप इस पोर्शन से बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सको। इसमें इंपॉर्टेंट जो चैप्टर बनते हैं वो हमारा प्रोडक्शन वाला बन जाता है और इन्वायरमेंट वाला, सारे बन जाते हैं मेरे हिसाब से, लेकिन आप इन पे ज़्यादा ध्यान दें। 2 पे, 4 पे, 3 पे, ठीक है। लाइव प्रोसेस भी अच्छे से ध्यान दें। मेरे हिसाब से आप 100% हर चैप्टर पे दें, तो मेरे हिसाब से आप अगर ऑलराउंडर होंगे सारे सब्जेक्ट वो सारे चैप्टर्स में, तो आपको कहीं नहीं दिक्कत होगी। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। अब बात करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में क्या करेंगे, मूव करते हैं। चलिए बात करते हैं फिजिक्स की। अब फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आपको थ्योरी के साथ साथ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं कि उसमें न्यूमेरिकल पे ध्यान देना पड़ेगा, कुछ डेरिवेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे सीरीज़ में जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं उनको प्रूव करने के लिए आता है, पैरेलल में लगे होते हैं उनको प्रूव करने के लिए आता है। तो आप इन पे कुछ ध्यान देंगे अलग से, जो कि कैलकुलेशन बेस्ड आपके टॉपिक हैं, इन पे भी ध्यान देंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आप फिजिक्स सब्जेक्ट में ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं कि आप अच्छे से इस पोर्शन में भी अच्छे मार्क्स निकाल सकें। तो फिजिक्स सब्जेक्ट एक अच्छा खासा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आता तो उनके लिए भी थोड़ा बहुत समाधान है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे सब्जेक्ट हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आप उसको लर्न करके ही इस सब्जेक्ट में आप अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हो। तो मैं डिस्कस करूँगा दोनों बातें जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इस सब्जेक्ट में किन किन चैप्टरों पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में पहला चैप्टर आता है इसमें लाइट। पहला चैप्टर आता है लाइट जो चैप्टर्स है उसमें भी सब डिवाइडेशन है। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, है ना, इसके बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में, और दूसरा पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऐसे दो पोर्शन है कि आप इसमें से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। बस भाई साहब आपने पढ़ा हो अच्छे से, और अच्छे से उसको याद किया हो, समझा हुआ हो, और अच्छे से आपने बिल्कुल पूरा टाइम दिया हो पढ़ाई के वक्त, तब आपका ये टॉपिक अच्छे से मार्क्स गेन कर सकता है। तो जो भी दोस्त नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। बात करते हैं लाइट एक ऐसा चैप्टर्स है कि हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन जो होता है कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर टेक्स प्लेस करती है, कॉनकेव लेंस है ना, और कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, मिरर वाला भी पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मिरर में जो डेफिनेशन होती है कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इनकी डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसमें जो बनता है कि जो हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं उसके इंपॉर्टेंट काफ़ी बन जाते हैं, 2 होते हैं, आपने सुना होगा, ठीक है। ऐसे कौन कौन से 2 लॉ हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो हम इस बात पे खूब चर्चा करेंगे। जो भी चैप्टर्स आएगा उसके कोई सब टॉपिक्स होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, वो आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरा काम है बताना, आपको एक अच्छी जगह पे पहुंचाना। क्योंकि मुझे पता है कि जिन बच्चों ने अगर अच्छे से पढ़ा होगा वो अच्छे मार्क्स गेन करेंगे, और जिनने भी नहीं पढ़ा होगा, जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा होगा या जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा वो भी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। क्योंकि पॉजिटिव हमेशा सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचने से ही चीज़ें हमारी अच्छी होती है। नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। नेगेटिव सोचने वाले बहुत लोग हैं, पॉजिटिव सोचने वाले बहुत कम हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमारा बायो का सिलेबस फिनिश हुआ, उसको साइड से रखा, फिर हमने उठाया फिजिक्स का पोर्शन, क्योंकि मेरा बायो का सिलेबस पूरा निपट चुका है, सारे चैप्टर्स निपट चुके हैं। फिजिक्स मैंने उठाया, और इसको आपको कितना टाइम देना है, इसको पढ़ते समय आपको 2 घंटे का समय देना है। अगर आप अपने टीचर से प्रॉब्लम पूछ पाते हो तो ठीक है, वरना यूट्यूब पे काफ़ी अच्छी वीडियोस पढ़ी हैं, आप वहीं पे जाके देख लीजिए कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। 2 घंटे देना है, बाकी आप इस पे 2 घंटे निकाल के, है ना, लर्निंग में, कैलकुलेशन करने में आप समय निकाल सकते हैं। दिन के 2 घंटे मतलब 4 घंटे आप फिजिक्स को दे रहे हैं, साइंस को दे रहे हैं, है ना। 2 घंटे पढ़ा, 2 घंटे शाम को दिया, ठीक है। अदर सब्जेक्ट की बात करूंगा, अदर सब्जेक्ट जो आपके होते हैं लर्निंग वाले, उन पे भी काम करूंगा मैं अभी। आज सिर्फ मैं आपको साइंस की स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपने लाइट चैप्टर अच्छे से कवर कर लिया। अब आता है ह्यूमन आई। अगर जो पोर्शन, जो चैप्टर आपके में कट है उसको कट कर दीजिए, उसको नहीं पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, बिकॉज ऑफ जो बोर्ड में रिलेवेंट है या
नहीं, ठीक है, तो उसको अगर रिलेवेंट है उसको पढ़ेंगे आप, अगर रिलेवेंट नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, ह्यूमन आई में अगर मान लिया कुछ आता है आई से रिलेटेड, तो आई का स्ट्रक्चर अच्छे से ध्यान से पढ़ें। उसकी जो टर्म है कि आइरिस क्या होता है, पिपल क्या होता है, कॉर्निया क्या होता है, इनका क्या काम होता है, रोड कौन सी, सारी बातें और स्ट्रक्चर पढ़ के उनकी लोकेशन दिखाना, ये सारे अच्छे से कवर कर लें। ह्यूमन आई में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, अच्छे से सारी चीज़ें, बस थ्योरी वाली चीज़ें हैं वो उसको याद रखना है, कुछ डेरिवेशन है कुछ उसको आप कर लेंगे अच्छे से, और जैसे प्रिज्म वाला हो जाता है, ये सारी चीज़ें हैं उसको कर लेंगे अच्छे से, बढ़िया है, तो आप इस चैप्टर में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। ह्यूमन आई के बाद आते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अरे भैया ये चैप्टर ऐसा है ना कि आप इसमें आपने अगर बड़ी शिद्दत से पढ़ा होगा ना तो ये चैप्टर्स आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम करंट पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, रेजिस्टिविटी पढ़ते हैं। रेजिस्टिविटी टॉपिक और डेफिनेशन उसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से पढ़ के जाइए, है ना। और इसमें इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ पढ़ने जो रेजिस्टेंस की बात करते हैं, जो कि अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को, ठीक है। और इसमें फिर रेजिस्टेंस के अलावा उससे की सब टॉपिक्स हैं, जैसे रेजिस्टेंस इन सीरीज में, पैरेलल में, इसके प्रूफ आप जरूर देख के जाइए। अगर आपने ये प्रूफ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख के जाइए। मैं इस जो ये वीडियो बन रही है कि चैप्टर्स में हमें क्या पढ़ना चाहिए, मतलब किनके पहले हमें किसको प्रायोरिटी देना चाहिए, हम ये बात कर रहे हैं। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर्स में आप ये टॉपिक्स पे ज़्यादा कमेंट बनाएं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर समय दीजिए आप, ज़्यादा नहीं। अगर आप 2 घंटे समझने में आप निकाल रहे हो, इस चैप्टर को आप कम से कम 1.5 दिन दीजिए, है ना, मतलब 1 डे और हाफ डे अलग से पूरा समझने में दीजिए, फिर आप उस पर कमेंट बनाइए, 2-3 घंटे दीजिए, ये चैप्टर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ध्यान रखें, बता रहा हूँ ये वीडियो में उस टॉपिक पे बेस बना रहा हूँ कि हमें सबसे पहले किस किस सब्जेक्ट का सिलेबस निकालना चाहिए, मतलब जो भी सब्जेक्ट हैं, जैसे बायो में, जैसे बायो हो गया, है ना, और ले आओ जाके थोड़ा जाओ निपटाना चाहिए, क्योंकि हम इसमें वो डिस्कस कर रहे हैं कि हमने सब्जेक्ट तो चूज़ कर लिया कि बायो में सब्जेक्ट, क्योंकि हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि सब्जेक्ट वाइज पहले हमने साइंस का सिलेबस हमने उठाया, उसमें हमने सबसे पहले बायो निपटाई 5 दिनों में, 5 या 6 दिनों में, फिर उसके बाद हमने फिजिक्स पढ़ी। फिजिक्स में हमने सबसे पहले लाइट का चैप्टर निपटाया, उसमें रिफ्लेक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ा। फिर हमने ह्यूमन आई के बारे में जो भी रिलेवेंट चीज़ें हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, जो भी चीज़ें हैं वो उसको करिए, अगर जो आपको रिलेवेंट है उसको कट करके क्लिप कर दीजिए। फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी पे जोड़ दिया। इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है। आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स में आपको क्या पढ़ना है, फिर और लाइट के चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, इनके सब के बारे में बताऊंगा। अब डिस्कस करते हैं जो 4th चैप्टर है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक करंट। ये चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़्यादा समय दीजिए, जितना आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे बताया है उतना आप इस चैप्टर पे बताइए, क्योंकि भाई दोनों को चाहिए फुल इज्जत, है ना। सब्जेक्ट चाहे कोई सा भी हो, चैप्टर चाहे कोई से भी, सबको चाहिए फुल इज्जत। जिसने फुल इज्जत दी है उस चैप्टर्स ने पढ़ने वाले बच्चों को या जो भी स्टूडेंट है उसको भी फुल इज्जत दी है। मेरा बस एक ही फंडा है, आप पढ़िए ऐसा कि भैया दोबारा पढ़ना ना पड़े, है ना, क्योंकि आप दोबारा से पढ़ोगे तो आपको इस तरह से पढ़ना ना पड़े कि पहले की तरह पढ़ा है। तो आप मैग्नेटिक फील्ड हो गया, है ना, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ह्यूमन आई हो गया, लाइट हो गया। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो 5th चैप्टर है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। सोर्सेस ऑफ एनर्जी, भाई साहब सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो ऐसा चैप्टर है ना कि आप थ्योरी बेस्ड है। मैंने बताया था कि इसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं ना जो ज्योग्राफी से संबंधित हैं, जैसे बायो में भी थे, ऐसे ही इसमें है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसमें आप पढ़ोगे कि थर्मल एनर्जी क्या होती है ना, सोलर एनर्जी क्या होती है, सोलर कुकर क्या होता है, ये सारी बातें पढ़ेंगे, तो जो कि आपको अच्छे से पता है। अगर आपने बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से आपने पढ़ रखा होगा जब आपका स्कूल टाइम था, ठीक है, अभी भी स्कूल टाइम है, मतलब जब पढ़ने का टाइम था तब आपने पढ़ा होगा, तब अच्छे से कर लेंगे। अब अगर अभी भी नहीं पढ़ा तो कुछ भी देर नहीं हुई मेरे भाई, बस जो भी है, भाई है, बहन है, स्टूडेंट है, अच्छे से इसको पढ़ लीजिए और अच्छे मार्क्स गेन कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आएगा। फिजिक्स की स्टडी आपको मैं फिर से बता दूं, आपको बस दिन में 2 घंटे का समय देना है इसको समझने में, और बाकी 2 घंटे का समय है इसको कैलकुलेशन करने में दीजिए। अगर आपके पास, क्योंकि आपके 3 हफ्ते का समय है, आपके पास ज़्यादा समय तो है नहीं, 2-3 हफ्ते बचे हैं आपके पास। अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप क्या करिए, इसको एक चैप्टर को आप 1.5 दिन या 2 दिन मैक्सिमम दीजिए, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से 1.5 दिन दीजिए, है ना। 3 दिन के अंदर 2 चैप्टर निपटाइए, क्योंकि आपने 6 दिन के अंदर बायो निपटा ली और 7 दिन के अंदर फिजिक्स निपटा ली। कितने हो गए? 7 6 13 13 डेज हो गए। अब बच्चे को जो दिन है वो केमिस्ट्री को दीजिए,
अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री में आखिर कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आपको उस प्रकार से भी कैसे मैनेज करना है। सेम आपने जो फंडा अपनाया था बायो का वो जो और फिजिक्स का, वही फंडा अपनाना है किसमें, केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आप पे काफ़ी ज़्यादा कमांड देने हैं बता दे रहा हूँ। आज मैं चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ, फिर इसके सब टॉपिक्स लेके आऊँगा कि किन किन टॉपिक्स पे हमें ज़्यादा कमांड करनी चाहिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। चलिए मूव करते हैं। तो हम बात करेंगे केमिस्ट्री में आखिर कौन से वो चैप्टर्स हैं जिसमें हम अच्छे से मार्क्स गेनिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने फर्स्ट देखा कि बायो का सिलेबस क्या है, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, फिर फिजिक्स पे गए थे। अब हम मूव करेंगे केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे बहुत ही बोरिंग होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी महारथी हैं या अच्छे बच्चे हैं जिनको केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी लगती है। ठीक है, अगर हम बात कर लो कि यहाँ पर केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, बात करें जैसे आपको भी पता होगा, ठीक है, कि कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। तो केमिस्ट्री में देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन ये चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप समय बिताइए, क्योंकि अब जो भी दिन बचे हैं आप ज़्यादा समय केमिस्ट्री को दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को केमिस्ट्री की रिएक्शन में काफ़ी दिक्कतें पड़ती हैं। उनको एकदम वो लगते हैं जैसे बिच्छू होते हैं, सांप बिच्छू, उनको ऐसे दिखाई देता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं क्या हो रहा है। अगर जो बच्चे सीरियस हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जाहिर सी बात है। अगर आपने अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट बिल्ड हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो जो भी बच्चे अभी भी नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ 2-3 घंटे का समय निकाल के इस सब्जेक्ट को दीजिए और अपने टीचर से कंसल्ट करके सारे टॉपिक्स के डाउट क्लियर कीजिए और आगे पढ़िए, उसको बार बार रिवीजन कीजिए, जो भी आपके टीचर्स वगैरह बताएं कि इसमें क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं भी आपको बताऊंगा, अब वीडियोस लगातार आएंगी कि आप बायो में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी बताऊंगा। और ये भी लेके आऊँगा कि उस चैप्टर्स में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, उनको अच्छे से करें। तो सबसे पहले उसको बात को अभी छोड़ते हैं, करेंगे आने वाली वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो जो भी बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें बाद में जब वीडियो एंड हो जाए, और वीडियो को पूरा देखें, है ना। तो सबसे पहले हमें करना है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। इस पर आप समय दीजिए, जितना समय हो सके उतना दीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ साइंस का सिलेबस नहीं बताना है, साथ साथ में मैथ्स का भी करना है। कल मैं बात करूंगा मैथ्स में ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं कि अच्छे से उसको करें। तो केमिकल रिएक्शंस में फोकस करें कि चीज़ों को बार बार पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स पढ़ें और रिएक्शन को बार बार करें, क्योंकि आप रिएक्शन जितनी बार करोगे उतनी ही आपकी शार्पनेस रिएक्शन बढ़ जाएगी। और कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जिनको कतई रट लें, आप कतई रट लें, है ना। तो इस बात को आप ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं एसिड एंड बेस, दूसरा चैप्टर आता है हमारा, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये ऐसा चैप्टर है भाई साहब कि आप एसिड के बारे में पढ़ लो, उनके यूजेस पढ़ लो, उनकी जो कुछ इक्वेशंस होती हैं, रिएक्शंस वगैरह होती हैं, उनके बारे में पढ़ लो। ऐसी बेस है हमारा, बेस के बारे में डीपली पढ़ लो, क्या है बेस, कहाँ उसका यूज़ होता है, क्या क्या इसकी केमिकल्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये पढ़ लो। और सॉल्ट आपको पता है, जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन होता है तब आपका क्या बनता है, सॉल्ट। जैसे NaCl हमारा क्या हो गया, एक NaCl क्या हो गया, सॉल्ट हो गया, कॉमन सॉल्ट होता है जो खाने में यूज़ होता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, आप इसको डीपली से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और सारे कॉन्सेप्ट बिल्ड करिए। अब बात करते हैं तीसरे चैप्टर्स में, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल एक ऐसा है कि अगर आपने मेटल और नॉन मेटल के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी इकट्ठी कर ली और उस पर काम कर लिया, मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, क्या और क्या क्या इसका यूज़ होते हैं, कहाँ ये यूज़ होता है, कहाँ नहीं यूज़ करता है, रस्टिंग क्या होती है, सारी बातें पढ़ ली, तो आप इस चैप्टर से अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब बात करते हैं 4 चैप्टर्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आप कार्बन के बारे में डीपली पढ़ेंगे। कार्बन की सारी चीज़ जो है इस दुनिया में वो कार्बन की ही बनी हुई हैं, और उनसे जो भी चीज़ें बनी हैं, उनसे जो सब चीज़ें बनी हैं वो उसके कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़िए, डीपली पढ़िए। मैंने बोला कि सेशन लेके आऊँगा कि इस चैप्टर्स में हमें किस पे जोर देना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। ज़्यादा समय आपके पास भी नहीं है, ठीक है, और जो भी बच्चे हैं उनके पास भी नहीं है। और इस बात को ध्यान रखिए कि आप नहीं तो कोई और मेहनत कर रहा होगा टॉपर बनने के लिए। तो टॉपर बनना है तो काम करना पड़ेगा भाई साहब, है ना। तो फिफ्थ वाला बात कर लेते हैं, आता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट।
क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे, एक टेबल होती है उसके बारे में पढ़ेंगे कि टेबल में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं रेडियाई क्या होती है, आयनिक बॉन्ड, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो उसके बारे में पढ़िए। ये इसको भी फुल इज्जत चाहिए, है ना, क्योंकि आपको पता है प्यूरिटी क्लासिफिकेशन एक ऐसा चैप्टर जिसमें टेबल के बारे में हम डीपली स्टडी करते हैं। टेबल में एलिमेंट रखे होते हैं, ठीक है, जैसे योन ये टेबल है, मतलब इसमें एलिमेंट है, इसको याद करने की ट्रिक है ये, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद कीजिए, कुछ एलिमेंट है उनकी लोकेशन को अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए। इसमें एटॉमिक मास नंबर कैसे निकालते हैं, है ना, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़िए, लेफ्ट टू राइट कैसे एटॉमिक रेडियाई बढ़ती है, साइज बढ़ता है, इसके बारे में अच्छे से डीपली पढ़ के जाइए। ग्रुप और पीरियड के बारे में अच्छी सी जानकारी लीजिए। 7 पीरियड होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं, उनके बारे में डीपली पढ़िए। और टेबल के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाले हैं साइंटिस्ट लोगों ने, उनके बारे में पढ़िए, क्योंकि आपको यहीं से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। आई होप मैंने सारी बातें क्लियर कर दी होंगी। अब जो भी बच्चे की डाउट है उनके सारे क्लियर हो गए होंगे, तो प्लीज़ आज की स्टडी यहीं रही। अब बात करेंगे कल मैथ के सिलेबस के बारे में। परसों डिस्कस करेंगे हम कि ऐसी बायो में कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं जिन चैप्टरों में उनको हम अच्छे से करें ताकि मार्क्स हम गेन कर सकें, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आज से आप क्या करें, शाम को बैठ के आज से बायो का सिलेबस सबसे पहले रखेंगे और उसको चैप्टर पे काम करेंगे ताकि अच्छे से मार्क्स गेन कर सको। बायो के बाद आप शुरू होंगे फिजिक्स पे, फिजिक्स के बाद शुरू होंगे आप केमिस्ट्री पे। अगर आपने ऐसा फंडा अपना लिया तो आई होप आप साइंस में जो 80 मार्क्स टोटल होता है ना, 78 और 79 के रेंज में आओगे। हो सकता है कि आप अच्छे से फुल मार्क्स भी गेन कर सको। अब जो बच्चे ने काम कर लिया वो सक्सेसफुल हो जाएगा और अच्छे से अपनी महारत हासिल कर लेगा। तो जो भी बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इतने कम समय में आपने इतना सारा प्यार दिखाने के लिए इस चैनल पे काफ़ी आपका थैंक यू अदा करना चाहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।